शीत युद्ध और इंग्लैंड के भाग 2 में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम भाग में हमने 16 बिंदुओं पर चर्चा की थी भूमिका के साथ और शीत युद्ध के अर्थ के स्पष्टीकरण के साथ। 17वें बिंदु पर बात करेंगे। द्वितीय मोर्चा खोलने का प्रश्न ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत हुआ था। सोवियत रूस की ओर से स्टालिन के द्वारा कई बार अनुरोध प्रेषित करने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय मोर्चा खोलने में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जानबूझकर विलंब किया गया ताकि नात्सी सेना सोवियत रूस में ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचा सके, जबकि ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि मास्को जाकर समझौता कर चुके थे तथा समुचित सहयोग का आश्वासन भी दे चुके थे। स्टालिन इस मोर्चे पर बेल्जियम और रूस के क्षेत्र में इस मोर्चे को चाहता था, जबकि चर्चिल के द्वारा जानबूझकर इसे बाल्टिक सागर क्षेत्र में द्वितीय मोर्चा खोलने का प्रस्ताव रखा गया ताकि सोवियत रूस की सेना विजयी हो तो वह इससे आगे न बढ़ सके। उसको प्रतिबंधित करने के लिए उसने यह चाल चली थी। द्वितीय मोर्चा 1944 में खोला गया, जब स्वयं सोवियत रूस की सेना जर्मनी को परास्त कर पीछे ढकेलने लगी थी। भीषण युद्ध लाल सेना ने किया था और वह सफल होने लगी थी, तब कहीं जाकर द्वितीय मोर्चा खोला गया। इस तरह जानबूझकर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की ये चाल थी। जानबूझकर उन्होंने द्वितीय मोर्चा इस क्षेत्र में खोलने में विलंब किया ताकि सोवियत रूस को अधिक से अधिक नुकसान हो सके। इस बात को वहाँ के राजनीतिज्ञ और स्टालिन भी समझते थे। तो ये शीत युद्ध पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। अपने सिद्धांत सोवियत संघ पर लादना या थोपना ये किया गया था ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपने द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को रूस पर लादने का प्रयास किया गया। उस पर लगातार दबाव बनाया गया कि वह पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया के क्षेत्र में वहाँ की जनता की इच्छा के अनुरूप लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करे, जबकि सोवियत रूस के द्वारा वहाँ पर रूस समर्थित सरकारें स्थापित की गई थी। स्वाभाविक है, कोई क्षेत्र को यदि कोई देश जीतता है तो वह अपने हित में कार्य करेगा, न कि सामान्य हित में या दूसरे के सिद्धांतों पर वह काम करेगा। यद्यपि वे सिद्धांत उचित थे, लोकतंत्र को स्वीकार करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। जापान के साथ युद्ध हेतु सोवियत संघ पर दबाव। जापान के द्वारा अमेरिकी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया गया था। पर्ल हार्बर पर आक्रमण आप जान रहे हैं, घटना हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर सोवियत रूस पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि वह जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे, जबकि सोवियत रूस इस हेतु इच्छुक नहीं था, अनिच्छुक था। इसी प्रकार साइबेरिया के क्षेत्र में अमेरिका और इंग्लैंड या मित्र राष्ट्रों के द्वारा वहाँ सेना भेजकर नया मोर्चा जापान के खिलाफ खोलने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु रूस इसके लिए सहमत नहीं हो रहा था। उस पर दबाव बनाया गया। बड़ी हिचकिचाहट के बाद सोवियत रूस के द्वारा यह अनुमति दी गई और एक मोर्चा जापान के खिलाफ वहाँ खोला गया। किंतु मंचूरिया के क्षेत्र में जब जापानी सेना अपने साजो सामान, सैनिक सामान छोड़कर वहाँ से वापस निकल गई तो सोवियत संघ ने अपनी सेना वहाँ पर भेजी और उस क्षेत्र पर कब्जा किया, साजो सामान पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से अगला मोर्चा जो वहाँ खोला जाना था जापान के खिलाफ, उसके लिए भी उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया, तब जाकर वह सहमत हुआ, नहीं तो वह जापान के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत नहीं करना चाहता था। ईरान से सेना हटाने हेतु सोवियत रूस पर दबाव डाला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटनाओं में हमने यह चर्चा की थी किस प्रकार से ईरान या फारस के क्षेत्र में एक तरफ से सोवियत रूस के द्वारा आक्रमण किया गया और दूसरी ओर से ब्रिटेन की ओर आक्रमण किया गया और आधे आधे क्षेत्र में वहाँ पर कब्जा कर लिया गया था, एक तरफ ब्रिटेन का, दूसरी तरफ सोवियत रूस का। युद्ध समाप्त होने के पश्चात ब्रिटेन की सेना वहाँ से वापस हटा दी गई, किंतु रूसी सेनाएं वहाँ पर जमी रहीं। अतः इस बात के लिए बार बार रूस पर दबाव डाला गया, तब कहीं जाकर सोवियत संघ के द्वारा ईरान से या फारस के क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाई गई थी। तुर्की के क्षेत्र में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध। तुर्की पर सोवियत संघ के द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि बास्पोरस की खाड़ी या बास्पोरस के क्षेत्र में सैन्य अड्डा रूस स्थापित करना चाहता है, उसके लिए स्थान दिया जाए। दबाव में आकर
तुर्की ऐसा कर सकता था, किंतु इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर रूस और तुर्की पर दबाव बनाया ताकि बास्फोरस क्षेत्र में सोवियत रूस के सैन्य अड्डा न बन सके, अनुमति न दी जाए। इसी दबाव के कारण इंग्लैंड और अमेरिका को सफलता प्राप्त हुई थी। तुर्की के क्षेत्र में रूसी सैनिक अड्डा स्थापित नहीं किया जा सका था। इस तरह से शीत युद्ध लगातार चलता रहा। यूनान में हस्तक्षेप का विरोध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूनान के संघर्ष में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से जल सैनिक आक्रमण वहाँ पर किया गया था इटली के खिलाफ ब्रिटेन के द्वारा, और इटली की आधी सेना वहाँ समाप्त कर दी गई थी। जल सेना को बुरी तरह से परास्त किया गया था। बाद में जर्मनी की सहायता मिलने पर पुनः वहाँ पर अधिकार किया गया था, किंतु उसके आगे चलकर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य की सेना वहाँ पहुँची थी और इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ब्रिटेन की सेना वहाँ पर थी, लेकिन जब ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सैन्य क्षमता कम करना शुरू किया, अपने खर्च कम करने शुरू किए, तब उसने अपनी सेनाएं यहाँ से वापस बुला ली थी। अब सोवियत रूस ये चाहता था कि यूनान का क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए साम्यवाद के द्वारा। इस कारण वह अल्बानिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया, इन तीनों जगह से छापामार सैनिक यहाँ पर भेज रहा था। सीधे तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की दृष्टि उस पर पड़ जाएगी। छद्म रूप से उसने कार्यवाही शुरू की, लेकिन इसको भी ये समझ गए और यूनान पर नियंत्रण का प्रयास हो रहा था। इसको इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके विरोध में रूस पर दबाव बनाया तथा मार्शल योजना के तहत यूनान को सहायता प्रदान की गई, उसको अपने पक्ष में शामिल किया गया। इस तरह से यहाँ पर भी हस्तक्षेप किया गया। बर्लिन की नाकेबंदी तोड़ने हेतु दबाव। सोवियत रूस के द्वारा बर्लिन के क्षेत्र में नाकेबंदी की गई। इससे पश्चिम बर्लिन और पश्चिम जर्मनी के साथ पूर्वी बर्लिन का संबंध विच्छेद हो गया। इसका ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठाया गया। इतने दबाव के बाद परिणाम हुआ इस दबाव का कि सोवियत रूस ने नाकेबंदी समाप्त की। इस तरह लगातार सोवियत संघ और उसके द्वारा जो कार्यवाहियाँ की जा रही थी शीत युद्ध के अंतर्गत, उस पर दबाव डालकर रूस को मजबूर कर रहे थे कि वो इस तरह की गतिविधियां बंद करे। वीटो पावर या निषेधाधिकार जिसको कहा जाता है, इसका प्रयोग अधिकाधिक रूस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में किया जा रहा था। इसका विरोध ब्रिटेन के द्वारा और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया। उससे उसकी संख्या में कमी हुई। यद्यपि रूस लगातार ये कार्यवाही करता रहा, जो उसको अधिकार प्राप्त था उसका दुरुपयोग कर रहा था। फासिस्ट ताकतों से सहयोग प्राप्त करना। ब्रिटेन एवं मित्र राष्ट्रों के द्वारा इटली और फ्रांस में फासिस्ट ताकतों से मदद ली गई ताकि साम्यवाद को वहाँ प्रतिबंधित किया जा सके, साम्यवाद के विस्तार को उन क्षेत्रों में रोका जा सके। फ्रांस और इटली में विशेषकर ये कार्यवाहियाँ की गई थीं, जबकि फासिस्ट ताकतों के विरुद्ध ही मित्र राष्ट्रों ने युद्ध किया था, रूस ने भी युद्ध किया था, किंतु उन्हीं ताकतों से समझौता किया गया, उनसे मदद ली गई ताकि साम्यवाद को रोका जा सके। इस तरह से शीत युद्ध की गतिविधियाँ इसके कारण और भी बढ़ती रहीं। रूस जबकि इसका लगातार विरोध कर रहा था कि उसके खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ ही विश्व युद्ध लड़ा गया था, रूस भी उनके साथ था, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अवसरवादी नीति का अनुसरण किया था। युद्ध काल में पर्याप्त मदद न देना। द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ण आश्वासन के बाद भी सोवियत रूस को पूर्ण सहयोग नहीं किया गया, जानबूझकर विलंब किया गया। उसकी आवश्यकता के केवल 4% साजो सामान ही रूस तक भेजे गए, ऐसा रूस के सर्वे में दावा किया गया। इस तरह रूस को जानबूझकर पर्याप्त मदद नहीं दी गई ताकि जर्मन सेनाएं सोवियत रूस में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचा सकें, सोवियत रूस को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकें। पूर्व बिंदु में भी हमने ये चर्चा की थी कि द्वितीय मोर्चा खोलने में भी जानबूझकर विलंब किया गया था, आश्वासन दिया गया था, क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि वह जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। और जब स्वयं अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर स्टालिन की सेना, लाल सेना या सोवियत रूस की सेना ने जर्मनी की सेना को, नाज़ी सेना को पराजित करना प्रारंभ कर दिया, पीछे ढकेलना शुरू किया, तब 1944 में जाकर द्वितीय मोर्चा खोला गया था। इस तरह से उसे पर्याप्त मदद जानबूझकर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। साम्यवादी चीन का विरोध। 1949 में
चीन में साम्यवाद स्थापित हुआ जो सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। साम्यवादी चीन का विरोध ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया क्योंकि वह साम्यवादी देश बन चुका था और सोवियत रूस का पक्षधर था। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया गया। 1971 में जाकर चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सका था, जबकि भारत भी उसके सपोर्ट में था कि उसको सदस्य बनाया जाए तथा उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता या वीटो का अधिकार भी 1971 के पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था। 1949 से लेकर 1971 तक उसे बाहर रखा गया। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ था और यह भी शीत युद्ध का एक हिस्सा था। उत्तर कोरिया का विरोध। उत्तर कोरिया के द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया था। उत्तर कोरिया साम्यवादी रूस के प्रभाव में था तथा दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे का था। संयुक्त राष्ट्र संघ तक में प्रस्ताव पारित करा दिया गया। उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी सिद्ध कर दिया गया, उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, उसके खिलाफ सैन्य अभियान भी किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन ने भी उसमें सहयोग किया। 1950 से 1953 तक युद्ध चलता रहा। ब्रिटेन की भागीदारी भी इस कार्य में महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित थी। इस तरह से उत्तर कोरिया के खिलाफ भी जो गतिविधि की गई और कोरियन जो संकट था शीत युद्ध का एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। अब हम देखेंगे इसमें कुछ प्रयास हुए थे जो शीत युद्ध को रोकने के लिए भी ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा किए गए थे। इसमें था अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव। 1954 में ब्रिटेन के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव, एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि का मसौदा तैयार किया गया और सोवियत रूस के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य शीत युद्ध को रोकना, आशंका को प्रतिबंधित करना था, किंतु उसकी शर्तों को देखकर सोवियत रूस के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। किंतु यह ब्रिटेन का अच्छा प्रयास था कि शीत युद्ध को प्रतिबंधित किया जा सके। उस हेतु अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव 1954 में ब्रिटेन के नेतृत्व में यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा रूस के समक्ष, सोवियत रूस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सोवियत रूस के प्रस्ताव का विरोध। सोवियत रूस के द्वारा नाटो में सम्मिलित होने हेतु प्रस्ताव किया गया। सोवियत रूस के राजनीतिज्ञों ने यह सोचा कि एक सिरदर्द था, नाटो वार्सा पैक्ट अलग अलग हो चुके थे, दो गुट बन चुके थे, तो रूस स्वयं यदि उसका सदस्य बन जाए तो उस पर आक्रमण का कोई खतरा रहेगा ही नहीं, जिसे इंग्लैंड के नेतृत्व में अस्वीकार कर दिया गया। सोवियत रूस को नाटो की सदस्यता प्रदान नहीं की गई क्योंकि उसी के खिलाफ तो वह नाटो का संगठन खड़ा किया गया था और यदि रूस ही उसमें सम्मिलित हो गया तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता था। किंतु यह अच्छी बात थी, यदि सम्मिलित हो जाता तो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वेज नहर प्रकरण उपस्थित हुआ। मिस्र के द्वारा स्वेज नहर पर 1956 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह ब्रिटेन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन था। ब्रिटेन का स्वेज नहर में हिस्सेदारी थी, शेयर था, और फ्रांस का भी शेयर था, उसमें इस्राइल के भी हित थे। इस कारण इंग्लैंड के द्वारा मिस्र के ऊपर दबाव डाला गया, किंतु जब मिस्र नहीं झुका, एक तरह से रूस का आश्वासन मिल रहा था मिस्र को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। उसके पूर्व इंग्लैंड, फ्रांस और इस्राइल की सेना ने मिलकर स्वेज नहर क्षेत्र पर सैन्य अभियान किया और वहां पर अधिकार कर लिया। सोवियत रूस के द्वारा इसका जोरदार विरोध किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस घटना से सहमत नहीं हुआ और उसने ब्रिटेन और इनकी शक्तियों पर दबाव डालकर सेना वापस करवाई और यहाँ पर समझौता करा दिया। ये भी शीत युद्ध की एक घटना थी, किंतु इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं चाहता था कि वहाँ पर हस्तक्षेप हो, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्र था और उसमें इस तरह के अभियान का उसके द्वारा भी विरोध किया गया था। हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध। सोवियत संघ के द्वारा हंगरी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। 1956 में हस्तक्षेप किया गया था। ब्रिटेन के द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। यद्यपि सोवियत रूस ने अपना हस्तक्षेप समाप्त नहीं किया, किंतु उसमें कमी अवश्य आई। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप का विरोध। 1979 में अफगानिस्तान में रूस ने सैन्य हस्तक्षेप किया। यद्यपि यह हस्तक्षेप वहाँ की सरकार के द्वारा की गई मांग के आधार पर, सेना को बुलाने के कारण रूस की सेना को उसने आमंत्रित किया था, तब उसने अभियान किया था। गृह युद्ध की स्थितियाँ थीं, वहाँ पर सरकार के पक्ष में
रूस की सेना, सोवियत रूस की सेना वहाँ गई थी। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। लंबे समय तक उसका विरोध किया जाता रहा और अंततः रूस को अपनी सेनाएं लंबे समय तक रहने के पश्चात वापस बुलानी पड़ी थी। ये भी शीत युद्ध के लिए अफ़गानिस्तान एक प्रमुख प्रकरण बन गया था। बाद में अमेरिका ने वहाँ सेना भेजी और अभी हाल के ही कुछ वर्षों पूर्व ही अमेरिका को भी वहाँ से वापस होना पड़ा है। तो ये शीत युद्ध की स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई थी अफ़गानिस्तान के प्रकरण पर। जर्मनी का विभाजन। इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1949 में पश्चिम जर्मनी को विभाजित कर एक पृथक देश बना दिया गया तथा उसका नाम संघीय जर्मन गणराज्य रख दिया। इसके जवाब में सोवियत रूस ने भी पूर्वी क्षेत्र को एक देश का रूप दिया तथा उसका नाम प्रजातंत्रात्मक गणराज्य रखा गया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी था वह दो भागों में बट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का अधिकार था और पूर्वी जर्मनी क्षेत्र में सोवियत रूस का अधिकार था। यहाँ तक कि बर्लिन है, वहाँ भी दीवार खड़ी कर दी गई सोवियत रूस के द्वारा और जर्मनी भी दो भागों में बट गया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। इस तरह से जर्मन देश को विभाजित कर दिया गया। ये भी शीत युद्ध की बड़ी घटना थी और बड़ा तनाव वहाँ पर भी बना रहता था। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 25 जुलाई 1963 को मॉस्को में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस ने मुख्य रूप से भाग लिया। इसमें तय किया गया कि वायुमंडल में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और समुद्र में किसी भी प्रकार का आणविक परीक्षण नहीं किया जाएगा। यह शीत युद्ध को समाप्त करने के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम था कि किसी बात को लेकर, आणविक शक्ति के विस्तार को लेकर, उसे सीमित करने को लेकर, उससे जो प्रदूषण और नुकसान जो आम जनता को होता था वायुमंडल को, अंतरिक्ष में और प्रदूषण से जो फैलता था, उससे बचाव करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम था। इसके आगे आणविक अप्रसार संधि की गई। इस संधि में सोवियत रूस, इंग्लैंड एवं अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत अन्य देशों को परमाणु हथियार अथवा उसकी तकनीक न देने का फैसला किया गया तथा परमाणु हथियार नए देशों तक न पहुंच पाए, इस हेतु आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह भी शीत युद्ध को प्रतिबंधित करने या रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था कि आणविक शक्ति किसी कमज़ोर हाथ में या किसी ऐसे हाथ में न जाने पाए जो उसका विस्फोट कहीं पर कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी में जो विस्फोट किया गया था, उसके बाद अब तक कोई भी आणविक विस्फोट या आणविक आक्रमण किसी देश पर प्रत्यक्ष तौर पर अब तक नहीं किया गया है। उसकी विभीषिका देख ली गई है और इसीलिए भारतीय और अन्य यूरोपीय देश या अमेरिका या रूस इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं वर्तमान में कि पाकिस्तान के पास भी आणविक हथियार हैं और वहाँ की सत्ता डामाडोल स्थिति में रहती है। तो इसलिए ये प्रयास किया गया किसी ऐसे देश के पास, गैर जिम्मेदार देश के पास आणविक शक्ति न हो तो आणविक प्रसार को ही क्यों न रोका जाए। जितने देशों के पास है उन्हीं के पास रहे, बाकी देशों के पास न हो। इस तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया आणविक अप्रसार संधि और दबाव डालकर सभी देशों को इसमें हस्ताक्षर कराया जाता रहा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया और पोखरण में परमाणु परीक्षण अमेरिका से या बाकी की नज़रों से बचाकर भारत में किया गया और भारत भी अणु संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका। तो ये उस समय शीत युद्ध में नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। सोवियत पश्चिम जर्मनी समझौता। ब्रिटेन और फ्रांस के प्रयासों से सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी का समझौता हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इससे सहमत हुआ। सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी ने परस्पर सैन्य शक्ति का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग नहीं करने हेतु समझौता किया ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित रह सके और पूर्व में जो एक ही देश था वो आपस में न लड़े। इस तरह से सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी का एक समझौता हुआ था। ये भी शीत युद्ध को कम करने में इस क्षेत्र में बड़ा प्रकरण चलता था। जर्मनी ही बटा हुआ था, एक दूसरे के परिवार एक दूसरे देश में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी बटे हुए थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। इसके आगे बर्लिन समझौता। अगस्त 1971 को बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका सभी सम्मिलित थे। फ्रांस इसलिए सम्मिलित था कि जर्मनी का क्षेत्र उसका पड़ोसी मामला था और सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रांस को उठाना पड़ा था क्योंकि हिटलर ने भीषण आक्रमण किया था और पूरे फ्रांस को तहस नहस कर दिया था।
इसमें यह तय किया कि पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिम जर्मनी की ओर आ जा सकेंगे और पश्चिम जर्मनी के लोग पूर्व जर्मनी की ओर निर्बाध गति से आ जा सकेंगे। उसके लिए एक व्यवस्था बना दी गई। इस तरह से एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में, देशों में बंट गए थे। एक देश, अपना ही देश अब विदेश हो गया था। वो समस्या अब जाती रही और पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिम जर्मनी में जा सकते थे और पश्चिम जर्मनी के लोग अब पूर्व जर्मनी में जा सकते थे। इस तरह से इनके बीच तालमेल की शुरुआत हुई, टकराहट कम हुई। इससे शीत युद्ध की तीव्रता में कमी आई। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1973 में हेलसिंकी में सुरक्षा सम्मेलन हुआ। बहुत सारे यूरोपीय देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इसी प्रकार 1974 में व्लादिवोस्तोक में और 1977 में बेलग्रेड में 50 देशों ने इन सम्मेलनों में, 50 से ज़्यादा देश थे इन देशों में सम्मिलित हुए। इन सम्मेलनों में भागीदारी की। परस्पर तनाव को कम करने हेतु चर्चा की गई, समझौता किया गया और एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास हुआ। इन सम्मेलनों में शीत युद्ध को समाप्त करने हेतु प्रयास हुए। पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप के बीच विश्वास और शांति बहाल करने हेतु वार्ताएं की गईं। इसमें ब्रिटेन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन सम्मेलनों से परस्पर विश्वास में वृद्धि हुई तथा शीत युद्ध की गतिविधियां लगातार सीमित होती रहीं। और आपको यह ज्ञात होगा कि सोवियत रूस के विघटन के साथ मिखाइल गोर्बाचेव ने जो योजनाएं ग्लासनोस्की और पेरेस्ट्रोइका की चलाई थी, उससे अंततः रूस जो एक यूएसएसआर था, एक संगठन था, देशों का संघ राज्य था, वह टूट गया और उसके विघटन के साथ ही उसकी शक्ति सीमित हुई और शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो शीत युद्ध 1990-91 में जाकर समाप्त हो गया क्योंकि रूस की शक्ति सीमित हो गई और रूस खुद बिखर गया, या यूएसएसआर स्वयं में बिखर गया था मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति थे उस समय। आइए शीत युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका का मूल्यांकन करें। उपरोक्त विवरण से शीत युद्ध के दौरान ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है। ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख भागीदार राष्ट्र रहा था तथा इंग्लैंड में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ही सोवियत रूस और साम्यवाद के प्रति विरोधी धारणा ने जन्म ले लिया था। यह दो विचारधाराओं का भी संघर्ष था। एक ओर पूंजीवादी विचारधारा थी तो दूसरी ओर साम्यवादी विचारधारा। रूस और पश्चिमी देशों के बीच परस्पर संदेह और संशय ने स्थान लिया था। इसी स्थिति का लाभ इटली, जर्मनी और जापान के द्वारा उठाया गया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने इन देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी और ये अपेक्षा की थी कि ये शक्तियाँ साम्यवादी शक्तियों को प्रतिबंधित करेंगी, आपस में लड़ेंगे और हम शांति से बिना संघर्ष किए पूंजीवादी व्यवस्था में रहेंगे। ये इंग्लैंड की इच्छा थी। अंततः रूस के साथ मिलकर युद्ध करना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी शक्तियों या फासीवादी शक्तियों के खिलाफ। यद्यपि पूरे मन से ब्रिटेन कभी भी रूस के साथ नहीं हो सका क्योंकि वैचारिक मतभेद था, मनभेद था, नीतियों में मतभेद था, अलग प्रकार की व्यवस्था, और उससे ज़्यादा खतरा ब्रिटेन के लोग या मित्र राष्ट्र महसूस करते थे। यूरोप के लोग, पश्चिम यूरोप के लोग महसूस करते थे। युद्ध के पश्चात शीत युद्ध की शुरुआत हुई जिसमें ब्रिटेन रूस के विरोध में रहा। ब्रिटेन लगातार सोवियत रूस विरोधी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर उसने जमकर विरोध किया था। 1990 के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध की समाप्ति ने वैश्विक मामलों में इंग्लैंड की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी ब्लॉक के विघटन के साथ शीत युद्ध को परिभाषित करने वाले वैचारिक और सैन्य तनाव कम हो गए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इंग्लैंड की साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और संस्थानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने निश्चित रूप से युद्ध के बाद के युग में अपनी विदेश नीति को आकार देना जारी रखा। अंत में प्रमुख पश्चिमी सहयोगी और नाटो के सदस्य के रूप में इंग्लैंड ने शीत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में इनके सैन्य सहयोग, खुफिया गतिविधियों, परमाणु निवारण और आर्थिक राजनीतिक पहलू में भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण थी। शीत युद्ध के कई दशकों तक इंग्लैंड की विदेश नीति को शीत युद्ध ने परिभाषित किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को आकार दिया। संक्षेप में शीत युद्ध में इंग्लैंड की भूमिका बहुआयामी और प्रभावशाली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ
इसके मजबूत गठबंधन, सैन्य योगदान, खुफिया क्षमताओं, कूटनीतिक जुड़ावों ने वैश्विक शक्ति संघर्ष के परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम ये देख पाते हैं कि शीत युद्ध जिस समय चला, बोल्शेविक क्रांति से ही प्रारंभ हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट रूप से दिखा। उसमें ब्रिटेन की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख साझेदार के रूप में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में आगे चलकर उसने इसे शांत करने के लिए भी जो प्रयास हुए उसमें बढ़ चढ़कर इसके द्वारा हिस्सा लिया गया था।